बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान के लिए जो है T20 स्क्वाड का ऐलान हो गया है वर्ल्ड कप के लिए और इस वर्ल्ड कप के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत से प्लेयर्स के साथ है जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी वो टीम का हिस्सा बनते नहीं दिखाई दिए। फिर टीम के साथ मुंसलिक होकर पाकिस्तानी सुपर लीग के अंदर उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स भी शामिल होते हुए दिखाई नहीं दिए। कुछ बाबर है शायद है तजुर्बा करने से गुरेज करते हुए इस सीरीज वर्ल्ड कप के अंदर नजर आए। शादाब की परफॉर्मेंस अगर हम देख लें तो शादाब ने ओवरऑल अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ और जिस तरह आयरलैंड के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए दिखाई दिए। फिर पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले सलमान अली आगा टीम के साथ तो मुंसलिक रहे इंग्लैंड टूर पर, लेकिन उसके वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा बनते दिखाई नहीं दिए। इन सब सारे सूरताल पर बात करेंगे अपने शो के अंदर और हमारे साथ आप मौजूद हैं, हमारे साथी साथ रहते हैं और हमेशा हमारे स्टूडियो पे मौजूद रहते हैं। हमारे शो के अंदर इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ है क्योंकि यंग टैलेंट को भी हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं अपने शो के अंदर और क्रिकेट है लवर्स क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है और ख़ासकर अगर हम देखें तो यंग टैलेंट बड़ी दिलचस्पी के साथ है अपने फैंस को अपने प्लेयर्स को देखने की कोशिश करता है, उनसे उम्मीद रखता है कि पाकिस्तान के लिए वो प्लेयर्स है परफॉर्म करें। तो ऐसा ही एक यंग टैलेंट और क्रिकेट लवर हमारे साथ जो है मौजूद हैं और अरहम वहीद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ साथ है काशिफ अहमद फारूकी साहब है मौजूद हैं, काफ़ी अरसे के बाद हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं। काशिफ अहमद फारूकी साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इनसे भी काफ़ी कुछ है आज बात करेंगे टीम सिलेक्शन के हवाले से और फिर जो खेल कराची के अंदर हम देखते हैं कि स्कूलों की सतह पर खेले जाते हैं उस पर हम थोड़ी सी जरूर बात करेंगे अपने शो के अंदर। सबसे पहले इकबाल मेमन की तरफ चलते हैं। इकबाल साहब, अगर हम देखें तो ख़ासकर शुरुआत हम कर रहे हैं कराची के अंदर जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है हम देखते हैं होते हुए स्पोर्ट्स की अब दिखाई दे रही हैं और साथ साथ क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियां भी होने वाली हैं अनकरीब और फिर इस छुट्टियों में बच्चे भरपूर तौर पर एंजॉय वर्ल्ड कप को भी करेंगे और साथ साथ समर कैंप को भी करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और शहज़ादा एक्चुअली ये चीज़ जो है ये आपने इनिशिएट की है और आप अपने प्रोग्राम्स में स्कूल्स का जिक्र करते रहते हैं और मेरा ख्याल है हमारी जो कम्युनिकेशन होती है और डिस्कशन होती है वो जो है हमारे लोग जो हैं पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स उन तक पहुंचती है। तो इसी वजह से हमने देखा कि स्कूलों में अब थोड़ी सी जो है पेशरफ्त हुई है। हालांकि पहले तो सिर्फ एक एनुअल डे हुआ करता था, लेकिन ये कि अब जो है हल्की फुल्की, हालांकि बच्चे खेलते रहते हैं लेकिन ये कि वो जो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हैं वो खेलते हैं और बाकी जो है स्कूल में प्रिंसिपल साहबान की तरफ से कोई ज़्यादा पुश नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन हो रही है, उनको उनसे राब्ते किए जा रहे हैं कि बच्चों को जो है एक्टिव किया जाए और एनर्जेटिक लाइफस्टाइल जो है डेवलप किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है और अब माशाल्लाह समर कैंप्स हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जो फोकस होगा वो तो स्विमिंग पे होगा, लेकिन ये कि उसके बावजूद नाइट क्रिकेट होती है, हॉकी होती है, चेस बच्चे खेलते हैं, स्क्वॉश खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये मौका है इन बच्चों के लिए कि जब छुट्टियां हैं तो कुछ बच्चे तो जाएंगे वेकेशन पे घूमने फिरने के लिए और कुछ जो है स्पोर्ट्स में जो है इन्वॉल्व होंगे। ये बहुत बेहतरीन मौका है उनके लिए और मैं समझता हूँ कि इस चैनल के थ्रू मैं यही पैगाम दूँगा जो भी सुनने वालों को कि अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें स्पोर्ट्स में। और इस वक्त गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि ग्राउंड्स डेवलप किए जाएं और बच्चे वहां जाएं और जाके खेलें। बिल्कुल, मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था इकबाल मेमन साहब है क्योंकि आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी सक्खर में लम्स यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं और जिस तरह आप वहां पर स्क्वॉश की प्रमोशन के लिए काम कर रहे थे और फिर स्क्वॉश अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा उरूज पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के अंडर 19 प्लेयर, पाकिस्तान के अंडर 16 प्लेयर और पाकिस्तान के अंडर 13 प्लेयर स्क्वॉश के अंदर अब बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं क्योंकि टाइटल में अगर कोई भी टाइटल खेला जा रहा है मुल्क से बाहर तो उसके सेमीफाइनल और फाइनल में पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खिदमात है आपकी खासकर लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर हम देख रहे थे कि बाकायदा तौर पर आप स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए काम कर रहे थे और खासकर स्क्वॉश पे आपने बड़ा फोकस किया हुआ था। आज क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ज़रूर पूछूंगा कि स्क्वॉश में आपने वहां क्या क्या काम किया। बिल्कुल। देखें, हम कामयाब जवान प्रोग्राम था जो हमने जाके इस्लामाबाद में करवाया और वहाँ पे हमने जो है जब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की तो हमने जो है 2 मज़ीद स्क्वॉश कोर्ट जो है लम्स में रिक्वेस्ट की और वो फीमेल के लिए
एक्सक्लूसिवली बने हैं और वो वुडन स्क्वॉश कोर्ट्स हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं। हम ऑलरेडी हमारे पास एक स्क्वॉश कोर्ट था जहाँ पे हमने जो है बहुत सारे खिलाड़ियों को डेवलप किया। तो और मैं इस वक्त भी जो है स्क्वॉश खेलता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये यंगस्टर्स के लिए बेहतरीन है। और बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि हमने दुनिया पे हुकूमत की है, जिस तरह हॉकी की वजह से की है, इसी वजह से स्क्वॉश की वजह से की है, मगर स्क्वॉश में हमने ज़्यादा की है। हमने तकरीबन 30 से 40 साल तक दुनिया पे हम जो है वर्ल्ड चैम्पियन प्रोड्यूस करते रहे। जहांगीर खान और जानशेर खान को अगर हम मिला लें तो इन्होंने 20 साल किए, और उसके अलावा कमर जमान है, गोगी अलाउद्दीन है, जहांगीर खान के फादर हाशिम खान थे। तो ये बच्चों को ये चीज़ पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को ये पता होना चाहिए कि हम जो है इस स्क्वॉश में दुनिया पे छाए हुए थे। हालांकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो दुनिया भर में है, लेकिन उसके बावजूद हमने जो है बेहतरीन खिलाड़ी, और मैं नहीं समझता कि जब से पाकिस्तान बना है इतना ज़्यादा अरसा कोई भी मुल्क जो है वो दुनिया पे छाया हो स्क्वॉश में। बिल्कुल सही बात जी। दूसरी बात ये कि मोइन साहब, स्क्वॉश के साथ साथ मैं एक चीज़ और भी, क्योंकि इसमें मैं आपकी थैंक्स करूंगा आपकी और खालिद रहमानी साहब की, जिन्होंने बीच टेनिस इंट्रोड्यूस की। बच्चे जाते हैं घूमने के लिए बीचेस पे, और वहाँ पे वॉलीबॉल और बीच टेनिस हो सकती है। हमने जो है लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी करवाई बीच टेनिस, और जामशोरो बीच पे भी करवाई, और अभी हमने खालिद रहमानी साहब ने जो है मनोड़ा बीच पे करवाई है, और उससे पहले डॉल्मन में। तो हम चाहते हैं कि बच्चों में ये एक्साइटमेंट आए। ये इंटरनेशनल गेम है और इंटरनेशनली फेम गेम है। तो ये स्क्वॉश हुआ, रैकेट गेम जो है ना वो तो बेहतरीन है। आप अकेले भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैडमिंटन है, टेनिस है, अपना टेबल टेनिस है। तो मेरा मैसेज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं एनर्जेटिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, ना कि मोबाइल पे बैठ के जो है गेम्स खेलें। बिल्कुल अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप। और जिस तरह मोबाइल्स के हवाले से बात हो रही है, तो जिस तरह अरहम हमारे साथ मौजूद हैं। अरहम, सबसे पहले तो ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में पढ़ते हो, और क्रिकेट से बड़ा लगाव है तुम्हें। वर्ल्ड कप की टीम का अनाउंस भी हो गया, पाकिस्तानी टीम का। तुम्हारे नज़दीक कौन सा प्लेयर है जिसको आप बहुत ज़्यादा समझते हो कि मैं इसको आइडियल मानता हूँ? मोहम्मद आमिर। अच्छा, आमिर है, क्योंकि एक अरसे तक रिटायरमेंट उन्होंने ली हुई थी, फिर टीम में वापस आए। और क्या उम्मीद रखते हो कि इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आमिर? जी। कितनी देंगे? बहुत देंगे। अच्छा, ये बताओ कि ख़ासकर जिस तरह स्कूलों में हम देखते हैं कि जिस एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स की, तो कौन सा खेल ज़्यादा खेलते हो आप? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो, और क्या क्या करते हो? टेबल टेनिस और फुटबॉल। फुटबॉल भी खेलते हैं। बिल्कुल, फुटबॉल के हवाले से भी बात मज़ीद करेंगे। काशिफ अहमद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ है, इसको एजुकेशन से आपका भी बाकायदा तौर पर आप उनके साथ मुंसलिक हैं, लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह इकबाल साहब से मैं बात कर रहा था कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कुछ अरसे तक हमने देखा कि बाकायदा तौर पर मानंद रही है स्पोर्ट्स के हवाले से स्कूलों के अंदर, लेकिन फिर एक अचानक हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं स्कूलों के अंदर। एक अच्छा इनिशिएटिव अगर हम समझते हैं कि ये ख़ासकर उन बच्चों के लिए बेहतर नज़र आ रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि आने वाले वक्तों में मज़ीद और बेहतरी आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास बेहतरीन प्लेयर निकलेंगे? सबसे पहले तो शहजाद मोइन साहब, आपके और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा मदऊ किया। जहाँ तक आपने ग्रास रूट के हवाले से बात की है, तो ग्रास रूट हमारे लिए जो है ना वो स्कूल लेवल ही है। जब हम 30 साल पहले जब खेलते थे तो उसमें आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ के काम करते थे, प्राइवेट स्कूल का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। मगर 90s में जो प्राइवेट स्कूलों का जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ा है, तो उसमें आपके गवर्नमेंट स्कूल बहुत ही पीछे चले गए, और प्राइवेट स्कूल में इसमें बहुत काम किया ग्रास रूट पे। और वहाँ पर बाकायदा स्पोर्ट की क्लासें होती हैं पढ़ाई के साथ साथ, और बाकायदा उसमें वहाँ पर हर साल एक स्पोर्ट डे, एनुअल डे या स्पोर्ट्स वीक के नाम से हर स्कूल इसको प्रमोट कर रहा है। उसी प्रमोशन की वजह से कि प्राइवेट स्कूल जितना काम कर रहा है, तो उस पर जो है ना बहुत सारे बच्चे ग्रास रूट लेवल पे मुख्तलिफ गेम में और खेल रहे हैं, जिसमें वो फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बहुत सारे ऐसे गेम हैं। और ख़ास तौर पे इंडिविजुअल में टेबल टेनिस और बैडमिंटन का रुझान ज़्यादा बढ़ा है।
जैसा कि आपके इकबाल भाई ने बोला है कि स्क्वैश की थोड़ी तारीख बताता चलूँ कि स्क्वैश में वाकई में पाकिस्तान ने 40-45 साल राज किया है, मगर अफसोस की बात है कि ये ओलंपिक गेम आज तक नहीं बना। उस दौर में अगर ये होता तो पाकिस्तान के पास ओलंपिक के बहुत सारे मेडल्स होते हैं, जिस तरह के क्रिकेट में, हॉकी में और स्क्वैश में, और क्या नाम है आपके, एक बार हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप हमने स्नोकर में भी जीता है। तो एक दौर ऐसा था 91 से लेकर 96 तक हमारे पास 4 वर्ल्ड कप थे, जो अब अफसोस की बात है कि वो अब बहुत ही दूर ही नजर आ रहे हैं। क्या वजह है काशिफ अहमद फारूकी साहब, हम स्क्वैश पे राज किया करते थे, हम हॉकी पे राज किया करते थे उस दौर के अंदर, लेकिन क्या वजूहात बनी है? आप समझते हैं कि हमारे साथ है जो हॉकी की अगर हम बात करें तो ओलंपियन उस वक्त अगर हम देखें तो उनका फोकस नहीं रहा, उन्होंने शायद सीने पे ताज तो सजा लिया पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो खदमात देनी थी वो देने ना पाए। और फिर साथ साथ है क्योंकि स्क्वैश की बात हो रही है तो 2 लेजेंड, बल्कि हम तो 4-5 लेजेंड ऐसे हैं स्क्वैश के जो पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन करते दिखाई दिए। रोशन खान से अगर शुरू करें, हाशिम खान से शुरू करें और फिर जहांगीर और जामशेद पर ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद कोई प्लेयर नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि स्क्वैश की बात हो रही है तो अब क्योंकि मुझे खुद खुशी हो रही है कि अब यंग टैलेंट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें 19, 16, 13 और उज़ैफ़ा, अगर मैं अगर गलत ना हो तो उज़ैफ़ा जो है इस वक्त अगर पाकिस्तान के लिए कुछ अरसे उन्हें मज़ीद सपोर्ट मिल जाए, फिर नासिर इकबाल को कुछ अरसे सपोर्ट मिल जाए बैक से, तो पाकिस्तान के लिए बड़े टाइटल ला सकता है। सबसे पहले तो आपको मैं क्रिकेट की बता दूं कि वो हमारा कौमी खेल है। कौमी नहीं है हमारा, हॉकी कौमी खेल है। हॉकी हमारा कौमी खेल है। तो सबसे पहले हॉकी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। हॉकी उस दौर में जब 60s और 70s में खेली जाती थी, वो वाकई में खेली जाती थी, क्यों वो बच्चे और वहाँ के जो उस वक्त के लोग थे वो उन गेमों में, क्रिकेट में, हॉकी में और मुख्तलिफ गेमों में खुद आते थे, और उसमें कोई इतना माशी वो बुरान नहीं था। मगर जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती गई और गेम में रूल रेगुलेशन बढ़ते गए, गेम फास्ट होता गया। अब आप देखें कि जैसे कि हॉकी पहले ग्रास पे खेली जाती थी, मड पे खेली जाती थी, अब वो बढ़ते बढ़ते वो आस्ट्रो टर्फ और डेंसर टर्फ में आ गई। तो जिस तरह ये टेक्निक ये बढ़ रही है, तो उसमें हम उस टेक्निक के हिसाब से, पाकिस्तान की बात करूंगा मैं, वो हम हर गेम को उस तरह अवेल नहीं कर पा रहे जिस तरह पूरी दुनिया उस तरह चेंजिंग आ रही है। अब देखें दोबारा, आप देखें 20 साल के बाद 94 में हमने वर्ल्ड कप खेला, जीता था, उसके बाद से हॉकी में वो चीज़ें हम अवेल नहीं कर पा रहे, क्यों सब चीज़ें चेंज हो गई है। क्वार्टर खेला जा रहा है, पहले हाफ खेलते थे, 35 मिनट का हाफ होता था, अब 15 मिनट के 4 क्वार्टर के। देखिए हर चीज़ वक्त के हिसाब से चेंज होता है, तो वो हमें भी वक्त के हिसाब से चेंज करना चाहिए। इसी तरह क्रिकेट पे आ जाए, क्रिकेट पहले सिर्फ टेस्ट मैच और आपका वनडे होता था, अब देखिए आप T20 भी हो गया, अब T10 भी आ गया है 10 ओवर का, बहुत ही फास्ट। तो इस लिहाज से हमें, हमारे जो हुकूमत है, जो हमारे जो एसोसिएशन फेडरेशन है जिस गेम की, उसको उस लिहाज से मोटिफाई करके उस गेम को उस तरह आगे बढ़ाए तो बच्चे और ज्यादा लगेंगे। मतलब पहले जमाने में इतना माशी बुरा नहीं था, अब जो है आपके डिपार्टमेंट बंद हो गए, जो बच्चों को वो या तो पढ़ ले या वो खेल ले। तो इस लिहाज से अगर उनको डिपार्टमेंट मिलेगा तो वो बच्चे आगे जाके, जब उनकी माशी हालत सही होंगे तो आगे जाके वो खेलेंगे, खेल के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। माशी हालात अगर बेहतर होंगे तो, और साथ साथ डिपार्टमेंट की बहाली तो हो गई है, अब देखते हैं कि उनमें कौन से प्लेयर का इंतखाब होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से कौन से प्लेयर्स हायर होते हुए दिखाई देते हैं। इकबाल मेमन साहब है, क्योंकि बात हो रही है थोड़ी सी सपोर्ट की भी, और अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर इनफरादी कारकर्दगी के हवाले से कोई बाकायदा तौर पर टीम जाती है बाहर तो वो टाइटल ज़रूर जीत कर आ जाती है, लेकिन अगर हम गलत नहीं है तो फिर जो सिंध ओलंपिक है वो अपना किरदार अदा करने से कासिर नज़र आ रही है। यकीनन उनको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर सपोर्ट पाकिस्तान ओलंपिक की जानिब से नहीं होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें अपना 2 फैक्टर्स होते हैं हर चीज़ में, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको हम पुल और पुश थ्योरी भी कहते हैं। पुल ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको इन्वॉल्व किया जाए, और पुश उस तरफ से होता है कि आप जो है बच्चे ज़्यादातर मोबाइलों पे खेलते हैं तो इतना प्रेशर नहीं है, और कराची जैसा शहर जो है ना, वहाँ पे क्रिकेट अभी भी सबसे ज़्यादा खेली जाती है। उस ज़माने में अगर हमारे भाई जो है इस चीज़ से एग्री करेंगे तो हमारी हॉकी भी जो है तकरीबन उतनी ही खेली जाती थी, और हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो फिर उसी ग्राउंड पे थोड़ी बहुत हॉकी भी खेली जा करते थे। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट्स को जो है ना वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और जो है उनसे
राब्ता करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई आप लोग जो है इन्वॉल्व हो, हमारे बच्चे जो है वो ये गेम खेलना चाहते हैं और उनको फैसिलिटीज़ दी जाए। और इस वक्त भी ठीक है, कुछ प्रिविलेज एरियाज़ में इन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की है। अभी क्लिफ्टन के एक इलाके में ब्लॉक 10 की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे 4 जो है वो बड़े वो हैं पार्क्स हैं जिसमें बिल्कुल एक सर, में इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे खासकर इकबाल मेमन से, और इकबाल मेमन साहब कह रहे थे कि क्लिफ्टन में बाकायदा तौर पर फुटसॉल और फुटबॉल के ग्राउंड से आबाद हो गए हैं और अच्छी बात है कि वहाँ पर बच्चे बाकायदा तौर पर फुटबॉल खेलते हुए और फुटसॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रुझान अब स्पोर्ट्स की जानिब ज़्यादा होता हुआ इन बच्चों का भी दिखाई दे रहा है ताकि वो ग्राउंड तक जाएँ और खेलते हुए दिखाई दें। मजीद इकबाल मेमन से और भी बात करते हैं इसी हवाले से। उसके साथ साथ हम देखते हैं इकबाल मेमन साहब, जहाँ पर फुटसॉल और फुटबॉल के ग्राउंड आबाद हुए हैं और इंडोर की अगर मैं बात करूँ तो कराची में अब इंडोर क्रिकेट का भी राज चलता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम ही कराची के इलाके के अंदर इंडोर क्रिकेट होती हुई दिखाई दे रही है। मुख्तसर रकबे पे ज़रूर है लेकिन वहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, और ख़ासकर अगर हम देखें तो सैटरडे और संडे की नाइट बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है। आप समझ रहे हैं कि इससे रुझान और बढ़ रहा है बच्चों का कि रात के औकात में भी, क्योंकि गर्मी दिन के टाइम में इस वक्त कराची में शिद्दत की है तो लोग ज़्यादातर रात में जाके क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और यही मैंने चीज़ जमजमा पार्क पे देखी थी। पहले उन्होंने जमजमा पार्क सिर्फ एक पार्क था, फिर वहाँ पे उन्होंने टेनिस भी शुरू की और क्रिकेट भी शुरू की, और वहाँ पे अडल्ट्स भी खेलते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं, अडल्ट्स भी खेलते हैं। फिर अपना हमारा जो पाकिस्तान कोचिंग सेंटर है वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी गेम्स में जो है उन्होंने इनिशिएटिव रखा हुआ है और उनको बाकायदा ग्रास रूट लेवल पे जो है और वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, पेरेंट्स को। सुबह को एक दफ़ा मैं 9 बजे गया तो 2 बच्चे जो है बैठे हुए स्क्वॉश खेल रहे थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि लेकिन ये कि इतना बड़ा शहर है और हमें इससे ज़्यादा बच्चे जो है नज़र आने चाहिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में। और बहुत सारे लोग तो प्रिविलेज्ड हैं जिनके मेंबरशिप्स भी हैं क्लब्स की, लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मेंबरशिप्स हैं लेकिन उसके बावजूद इतने बच्चे खेलने नहीं आते। तो मैं समझता हूं कि हम जो है अपने जूनियर चैम्पियन को ये कहेंगे कि अपने साथ जो क्लासरूम में बच्चे हैं, स्कूल में हैं, उनको भी जो है मोटिवेट करें कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक लाइफस्टाइल में आएँ और स्पोर्ट्स को जो है जितना भी आप जो है मकबूल करेंगे वो बहुत कम है। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और स्पेशली कराची में और लाहौर में तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड्स की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए। तो मज़ीद, और क्योंकि अहरम हमारे साथ मौजूद है ना, मैं ये बताऊं कि पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हो गया है और अब प्लेयर साइम अयूब परफॉर्मेंस नहीं दिया उन्होंने आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी, लेकिन उन्हें टीम में सेलेक्ट कर लिया गया वर्ल्ड कप के लिए। सही हुआ उनका सिलेक्शन या गलत हुआ है, और कौन कौन से खिलाड़ी को सिलेक्ट होना चाहिए था और कौन कौन से खिलाड़ी को नहीं सिलेक्ट होना चाहिए था? साइम अयूब को सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था और मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस अच्छी है और साइम अयूब की परफॉर्मेंस ख़राब है। अच्छा, दोनों में आपने कंपेरिजन किया, और खासकर अगर देखें तो उस्मान खान है टीम के साथ हैं, उस्मान भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, क्योंकि विकेट कीपर की बात कर रहे हैं आप, मोहम्मद हारिस भी विकेट कीपिंग करते हैं। तो जिस किस्म की परफॉर्मेंस है मोहम्मद हारिस की डोमेस्टिक सीजन में रही है, फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर अभी हाल ही में सेंचुरी भी स्कोर की है, तो मोहम्मद हारिस को आप फोकस कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि टीम सिलेक्शन जो है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को जो है बाकायदा तौर पर सिलेक्ट नहीं करती है, जो पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंस देता है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं? क्योंकि वो PSL हमारा वो कहते हैं क्रिकेट हमारा दूसरा कहते हैं टूर्नामेंट है, तो उसके हिसाब से PSL की जो लीग होती है उसमें जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है।
तो सही है या गलत है ये सिलेक्शन है? ऐसी सही होती है या गलत होती है ये सिलेक्शन है कि जो लड़का डोमेस्टिक पूरे साल क्रिकेट खेल रहा होता है वो परफॉर्मेंस देता है पूरे साल, लेकिन सिलेक्शन उसकी नहीं होती है? पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करो 1-2 मैच में और फिर पाकिस्तानी टीम में शामिल हो जाते हैं। नहीं, पूरे साल की मेहनत होती है, तो हमें फिर डोमेस्टिक जो प्लेयर्स होते हैं, जैसा आपने मोहम्मद हारिस की बात की, उनको सेलेक्ट करना चाहिए था, साइम अय्यूब को नहीं करना चाहिए था। अच्छा, साइम अय्यूब को नहीं करना चाहिए था। मोहम्मद आमिर टीम के साथ हैं, रिटायरमेंट उन्होंने तो ले ली थी लेकिन दोबारा वापस आ गए। अब क्या समझ रहे हैं, इंडिया के खिलाफ जो मैच है पाकिस्तान का 9 जून को, धमाल कर देंगे? वो कर देंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा को आउट कर देंगे। बिल्कुल, जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहे थे, और मोहम्मद आमिर है हरम के जो है बाकायदा आइडियल बॉलर है, और हमारी भी दुआ है कि इस मैच के अंदर मोहम्मद आमिर है जो है बाकायदा तौर पर तहलका मचा दे। माजी में जिस तरह उनकी बॉलिंग रही है और इस दफ़ा उनको भरपूर तौर पर साथ होगा शाहीन शाह आफरीदी का, नसीम शाह उनके साथ होंगे, उसके साथ साथ है स्पिनर्स पे अहमद वसीम उनका भरपूर तौर पर साथ देंगे, शादाब उनके साथ होंगे। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया को 9 जून को होने वाले मैच में ज़रूर वर्ल्ड कप में शिकस्त देगा। बात हो रही थी थोड़ी सी काशिफ अहमद फारूकी साहब है ओलंपिक्स के हवाले से, और हाल ही में हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर इलेक्शन हुए हैं और 4 साल के लिए एक दफ़ा फिर सरदार बख्श मेहर साहब है बाकायदा तौर पर उन्होंने 4 संभाल लिया है, फिर जुनैद अली शाह साहब ने देख रहे हैं, फिर अहमद अली राजपूत साहब है एक दफ़ा फिर 4 साल के लिए सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। आप समझिए जिस तरह अहमद अली राजपूत साहब ने एक तवील अरसे तक बाकायदा तौर पर सिंध ओलंपिक के लिए काम किया है, एक दफ़ा फिर मज़ीद और काम करते हुए दिखाई देंगे 4 साल के लिए, बड़ा उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए काम करते हुए दिखाई दिया। फिर मोहम्मद असगर का एक इजाफा हुआ है, साथ साथ बॉडी बिल्डिंग में अगर देखें तो तारिक ज़फ़र साहब है एक दफ़ा फिर पहली दफ़ा मुंतखब होते हुए दिखाई दिया। बहुत से नाम 2-3 चेंज हुए हैं, कुछ बेहतरी आएगी अब है, क्योंकि जो रुझान नज़र आ रहा था माजी में, जिस तरह हम बहुत सी इश्यूज़ पे बात करते थे, वो इश्यूज़ ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो ओलंपिक का इलेक्शन हुआ है, पहले जो होता था वो नॉन ओलंपिक, ओलंपिक और ट्रेडिशनल गेम शामिल होते थे। तो 54 गेम होते थे इसमें। जब इलेक्शन में 54 के नुमाइंदगी होते हैं, एक प्रेसिडेंट और एक सेक्रेटरी, 2-2 लोगों की नुमाइंदगी। इस दफ़ा जो पहली बार हुआ है वो पीओ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने एक नया रवायत डाला है कि उसमें इलेक्शन में वही लोग शामिल होंगे जो ओलंपिक गेम में खेले जाते हैं। तो इस दफ़ा ओलंपिक गेम में 21 गेमों ने शिरकत की थी इस इलेक्शन में, और पहली बार ये ओलंपिक गेम के हवाले से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने सिंध ओलंपिक को ये टारगेट दिया था, जितने भी आप कराएंगे वो नॉन ओलंपिक ट्रेडिशनल गेम उस पर शामिल नहीं होंगे, तो उसमें सिर्फ जो ओलंपिक गेम में हिस्सा लेते हैं वो गेम शामिल होंगे। तो 21 गेम की इलेक्शन में शामिल होती। तो पहली बार इसमें अहमद अली राजपूत 5वीं बार सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बने, और सरदार मोहम्मद खान बख्श मेहर ये दूसरी बार सदर नामजद हुए हैं सिंध ओलंपिक के। और आपको पता है ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक है, स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन भी है, और क्या नाम है, इनको 3 कलमदान मिला है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और इस पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी ये दूसरी बार बने। और इनके आने से पिछले साल भी इन्होंने बड़ा काम किया, और एक विलेज सिटी बनाने जा रहे हैं जो आपने मलेशिया में और चाइना में देखा है, जो बहुत ही बड़ा, जिसमें 18-20 गेम एक साथ एक ही इन हाउस हो, उसको पाए तकमील पर पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने एक बयान में कहा है, और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि इस दफ़ा 17 साल के बाद नेशनल गेम कराची को मिला है। ये हर 4 साल के बाद होता है, मगर लास्ट ईयर आपको पता है कोयटा में हुआ था, वो था आपका 34वां नेशनल गेम्स जो है कराची को नॉमिनेट के अंदर सन 2007 में होता पहली बार, तो बहुत अरसे के बाद। तो इसको हर 4 साल के बाद इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, कराची, तो इस 17 साल के बाद मिला। ये बहुत खुशाइन बात है। ये आपके अहमद अली राजपूत साहब और उनकी पूरी होल टीम, और सरदार मोहम्मद बख्श मेहर और डॉक्टर जुनैद अली शाह जो सीनियर नायब सदर बने इस दफ़ा, लास्ट ईयर वो चेयरमैन थे सिंध ओलंपिक के, ये सब जो आए हैं। तो आपको जैसे बता दूं कि डॉक्टर जुनैद अली शाह के वालिद साहब जो सन 2012 से लगातार और 8 तक उन्होंने 5 सिंध गेम लगातार कराया, ये एक रिकॉर्ड है पूरे पाकिस्तान का। और उन्हीं के बेटे जुनैद अली शाह उन्हीं के पाए तकनीक पर पहुंचते हुए, और 3 बार वो एजाजी मिनिस्टर भी बन चुके हैं, और उन्होंने तो अभी लास्ट ईयर सिंध गेम कराया, ये आपने 3 महीने पहले बहुत कामयाब हुआ है, और 4,500 एथलीट ने इसमें हिस्सा लिया था। इसी तरह कराची को 3 चीजें और मिली है। नेशनल गेम जो सन 2025 में कराची में होगा,
फिर सिंध गेम सन 2024 के दिसंबर में, और अभी ये कराने जा रहे हैं बीच गेम, जो पहली बार नेशनल बीच गेम जो कराची में है, क्योंकि समुंदर आपको पता है लाहौर में नहीं है, वरना लाहौर में ही होता, कराची में है तो कराची में ही। अच्छा, ये एडवांटेज कराची वालों को ज्यादा है। नहीं तो समुंदर है ही कराची में, आपको पता है, और गवादर में। मैं लाहौर और कराची की बात नहीं कर रहा, मगर मैं एक चीज ऐड कर दूं, हमने दरिया में जो रोइंग कराई है, दरिया में हुई है, हाल ही में दरिया के बीच गेम से सक्कर पे बाकायदा तौर पर सक्कर में भी कराया, जामशोरों में हमने करवा दी, तो लाहौर वाले जो है वहाँ वो भी नहीं, उन्होंने क्यों कराई है, अपने उसमें नहर में कराई है, चनाब पे उसके रोइंग कराई है। मैं खुद गया था पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से, लेकिन बीच गेम, मगर बीच गेम जो जिसमें आपकी पूरे पाकिस्तान की डिपार्टमेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब आती है, और 5 सूबे, 4 सूबे और 2 गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद भी, तो ये बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए, और कराची के लिए इसका होस्ट है। तो इंशाल्लाह ये 4 इवेंट पाइपलाइन पे है, जिसने सरदार मोहम्मद खान बख्श महर ने ये अनाउंस किया, और इंशाल्लाह इनके आने से और स्पोर्ट्स में रिवाइवल होगा, और अच्छे से अच्छे लड़के जो है। और आपने एक सवाल किया था इकबाल साहब से भी कि बहुत सारी टीमें बाहर चली आती हैं, जुजुस्टो हो गई, ताइक्वांडो हो गया, बहुत सारे ऐसे गेम जो नॉन ओलंपिक है। आपको बता दूं, सिंध ओलंपिक से प्रोवाइड करता है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन उसको मोटिवेशन करता है, उसको या तो उसको वो फंडिंग सिर्फ जो करता है वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड करता है, और एनओसी भी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड देती है। वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन सिर्फ उसको, उस टीम को पाकिस्तान की हैसियत से उसको अनाउंस करती है कि आप जा सकते हैं। बाकी सिंध, अगर सिंध में हम रह रहे हैं तो सिंध ओलंपिक इसको मोटिवेट करके और पूरे पाकिस्तान से लड़के सेलेक्ट करके, और भेजता कौन है, एनओसी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड भेजता है, वही फंडिंग करता है। चलें, वही फंडिंग करता है। आपने अच्छी बात की। और कराची में हम देखेंगे कि ऑल पाकिस्तान मोहम्मद माजिद है और अब्दुल नासिर मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ 28 मई से होगा, और इसमें 10 डिपार्टमेंट की टीमें और सूबे की टीमें शिरकत कर रही हैं, और बाकायदा तौर पर सिंध की टीम के लिए भी ट्रायल्स है, अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क पर भी इसके मुनक्किद किए। 2 टीमें सिंध की बनाई जाएंगी, और इस टीम के हवाले से भी हम काशिफ अहमद फारूकी साहब से भी बात कर लेते हैं। काशिफ साहब, काफ़ी अरसे के बाद ऑल पाकिस्तान अब्दुल नासिर और मोहम्मद माजिद मेमोरियल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप मुनक्किद हो रही है। 28 मई से बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो जाएगा, और इस आगाज़ में आप समझ रहे हैं कि 10 टीमें डिपार्टमेंट की और फिर सूबे की टीमें शिरकत कर रही हैं। एक अच्छा साइन है बास्केटबॉल के लिए, आप समझ रहे हैं? सबसे पहले आपको बता दूं, काफ़ी अरसे के बाद इनकी नेशनल भी होती है हर साल, मगर अफसोस की बात है कि सिंध में इनकी कोई बॉडी नहीं है। 4 साल से न सिंध की न कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ है, और इसका DUN का इलेक्शन 6 साल से। तो अब ये एक नया इनिशिएटिव लिया है, पाकिस्तान बास्केटबॉल एसोसिएशन का भी लास्ट वीक इजलास हुआ था, उस पर पूरा हिकमत ने बनाई कि तमाम जगह पे इलेक्शन पहले कराए जाए, पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में। तो कराची में भी इंशाल्लाह पहले कराची की बॉडी बनेगी, कराची बॉक्सिंग एसोसिएशन, और फिर इसके बाद सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन के इलेक्शन होंगे। सबसे बड़ी बात कि याकूब मामा को इन्होंने अभी वो बनाया निगरा सदर, ताकि वो करके इसको वो करेंगे। इसके बाद याकूब कादिर साहब हैं जो रेफरी, पाकिस्तान रेफरी फाउंडेशन के पूरे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इसको बड़ी हिम्मत से उन्होंने पाकिस्तान बास्केटबॉल एसोसिएशन से पूछ के उन्होंने यहाँ पर कराची में काफ़ी अरसे के बाद, बिल्कुल आपने सही कहा, तकरीबन मेरे हिसाब से जब मेरी नॉलेज है कि 6-7 साल के बाद एक बॉयज का यानी नेशनल ऑल पाकिस्तान होने जा रहा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 10 टीमें आ रही है, जिसमें 6 डिपार्टमेंट की है और 4 सूबों की टीम शिरकत कर रही है। एक बात साहब, क्योंकि बाकायदा तौर पर हम पहली दफ़ा भी ये देख रहे हैं, बहुत अरसे के बाद 6-7 साल बाद हो रही है, लेकिन चीज़ें एक नई होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से अगर हम देखें तो उनकी ज़ेर सरपरस्ती में इवेंट को इनेकाद किया जा रहा है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इसमें हम बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व करना आप समझ रहे अब बेहतर होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि अब हायर एजुकेशन से भी टीमें बन रही हैं, बाकायदा वो परफॉर्म भी कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक जो है आईना है अपना जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो बहुत काम कर रहा है, और जब से ये कामयाब जवान प्रोग्राम हुआ है उसमें जो है बहुत इन्वॉल्वमेंट रही है। और जहाँ तक हालांकि वो यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन उन्होंने स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि उसमें एज ग्रुप जो कामयाब जवान का है वो 15 से 25 साल तक का है। तो इसलिए स्कूल के बच्चे भी जो हैं, जो 9th और जब मैट्रिक में होते हैं,
वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो कॉलेज के बच्चे हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को या जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है सूबों की, स्पेशली हमारे सिंध का जो सूबे की, वो जो है उसको इन्वॉल्व होना चाहिए कि ताकि स्कूल लेवल्स पे और कॉलेज लेवल पे हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें। और हमारे पास बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सारे स्कूल्स में, जिस तरह सिटी स्कूल है, बिकिन है, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल है और कुछ कैडेट कॉलेजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका है इनको अपने एक जो है हुकूमत के हिसाब से दिखाने के लिए कि हम जो है स्पोर्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, और ये अगर इस पे काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुश आइंद बात होगी कि तालीम के साथ साथ जो है बच्चे अपनी एनर्जेटिक उसमें जो है इवेंट्स में इन्वॉल्व होंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनेगा उनका। हेल्दी लाइफ स्टाइल बनता हुआ दिखाई देगा। हम ये थोड़ी सी ये बताओ कि वर्ल्ड कप अब करीब है और अपनी पाकिस्तानी टीम से कितनी उम्मीदें हैं कि वर्ल्ड कप जीत लेंगे पाकिस्तानी टीम, जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं? हाँ और जीतने के बाद क्या जश्न होगा? हमने एक दफ़ा बाकायदा तौर पर सरफराज अहमद की क़यादत में जीता है और कितना मज़ा आया। फिर यूनुस खान की क़यादत में भी हम जीत कर आए हैं, बड़ा जश्न मनाते थे। इस दफ़ा भी जश्न मनाने का इरादा है? हाँ। कितने जश्न मनाओगे? बहुत। चलें बहुत जश्न मनाएंगे। काशिफ है, बात हो रही थी वर्ल्ड कप के हवाले से और थोड़ी सी बात कर लें वर्ल्ड कप पे। तो जिस टीम का इंतखाब हुआ है पाकिस्तानी टीम का, उसमें हम देख रहे हैं कि हमने काफ़ी बातें की थी सलमान अली आगा के हवाले से, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान सुपर लीग में, उम्मीद यही थी कि उनकी जगह बनती दिखाई देगी। फिर कल कुछ खबरें ये आ रही थी कि बाकायदा तौर पर साइम अय्यूब को ड्रॉप कर दिया जाएगा, आज़म खान को ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अगर साइम की बात करें तो मुसलसल नाकामी से उन्होंने आगाज़ किया हुआ। बेशक वो तमाम ही लीग्स में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का, कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं है। उससे बेहतर उस्मान खान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप समझिए कि अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमारा आज भी मैच खेला जा रहा है और जो कम्बिनेशन के साथ हमें ट्राई करना है वर्ल्ड कप के लिए, बाबर के पास है, यही टीम मौजूद है। तो आप समझ रहे हैं कि बाबर अब इन्हीं टीम लड़कों के साथ जाएंगे और उम्मीद यही करते हैं कि जहाँ पर साइम को बहुत चांस मिला है वहाँ उस्मान को भी चांस मिलता दिखाई देगा। सबसे पहले बात है आपको कि दूसरी जो मुल्क हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये अपने टीम के लिए बैकअप में दो टीमें बनाते हैं और एक अरसे से वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमारे पास बदकिस्मती ये है कि हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, आखिरी टाइम पे आकर अनाउंस कर रहे होते हैं। पीछे जो बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया इकबाल साहब से कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे खिला रहे हैं। देखिए पीएसएल की परफॉर्मेंस पे इसलिए खिला रहे हैं कि ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से पीएसएल अभी हमारा बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो उस लिहाज से तो इसी को यहाँ से ही बच्चों को और यहीं से खिलाड़ी निकाले। आप देखिए इंडिया में आईपीएल हो रहा है एक अरसे से, उनकी दो तीन बैकअप पे टीम बन रही है। क्यों? आईपीएल भी बहुत ज्यादा फोकस पे हो रहा है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको खिलाएं नहीं किसे। इसी तरह हमारी जो पीएसएल है ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो T20 जब वर्ल्ड कप हो रहा है, ये 50-50 का वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, तो T20 के वर्ल्ड कप में तो लाजमी T20 के ही लड़के। अब आप कह रहे हैं कि 15 जो खिलाड़ी लिए, ये देखिए इतनी बड़ी मैनेजमेंट है हमारी पीसीबी की, तो उन्होंने जो सिलेक्ट किया हो तो उन्होंने कुछ ना कुछ देख के किया होगा। लाजमत है इनकी एक पूरी कमेटी है, इस पे हम क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, हम दुआ दे सकते हैं कि अब जो टीम दे दी है कि वही टीम आगे जाकर पाकिस्तान को आगे पहुंचे। खेला जाना है दूसरा T20 मैच है। और इकबाल साहब क्या कहेंगे, बाबर को हिकमत अमली अब थोड़ी सी चेंज करनी होगी। अब उनके पास टीम भी आ गई है 15 रुकनी स्क्वाड, तो अब हमारे पास है 3 मैचेस हैं इंग्लैंड के खिलाफ, एक बारिश की नज़र हो गया, आज दूसरा T20 खेला जा रहा है। तो हिकमत अमली आप वर्ल्ड कप से कबल बाबर को बना लेनी चाहिए। हिकमत अमली उनको बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज करनी पड़ेगी जनाब। मैं स्टैट्स को बहुत शौक से देखता हूँ और कल मैं एक स्टैट्स देख रहा था कि स्ट्राइक रेट में वर्ल्ड में जिन्होंने भी 250 बॉलें खेली हैं उनका स्टैट्स थे, और उसमें पाकिस्तान के सिर्फ 2 खिलाड़ी, हम मतलब 2020 की उसमें तारीख में सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं जिनका 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है, और जिसमें शादाब खान हैं जो एग्जिस्टिंग करंट टीम में, और प्लस शाहिद खान आफरीदी हैं।
और जो हमने वर्ल्ड कप जीता था यूनुस खान के उसमें सेमीफाइनल और फाइनल में जो है वो शाहिद खान अफरीदी थे जिन्होंने ये स्कोर किया था। तो अब आप मुझे बताएं, देखिए मैं ये काफ़ी आपके प्रोग्रामों में ये जिक्र कर चुका हूँ कि उस ऑप्टिमम लेवल पे हम लोगों का स्ट्राइक रेट नहीं है। हमें अगर जिता सकते हैं तो फास्ट बॉलर ही जिता सकते हैं, मोहम्मद आमिर जिता सकते हैं और अपना शाहिद खान अफरीदी जिता सकते हैं। बैट्समैन स्कोरों का अंबार तो कर लेंगे, लेकिन अब जो है उस स्ट्राइक रेट से कम 220 का स्कोर होगा, तब जाके आप थ्रेट कर सकते हैं, थ्रेटन कर सकते हैं जीतने का। फिर भी एक बार बता दूं आपको, ये फर्स्ट टाइम अमेरिका में हो रहा है, तो इसमें अभी किसी टीम को कुछ नहीं पता कि वेदर क्या काम करेगी और वहां की पिच क्या करेगी, नहीं बनी है। तो इसमें सबके लिए बराबर है, चाहे तमाम टीमों के लिए बराबर है। वो पहला मैच जब होगा ना तो सब हम लोग जो जितने भी एनालिस्ट हैं वो बैठ के बता सकते हैं कि पहले बैटिंग नहीं चाहिए, बॉलिंग क्यों। अभी किसी को नहीं पता है, पहली बार किसी को पता हो ना हो, लेकिन बांग्लादेश की टीम को जरूर पता चल गया पर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब ये देखिए ना, जिसमें अमेरिका की टीम ने 80% जो है ना वेस्ट इंडियन खेल रहे हैं, उसमें एशियन बहुत कम है। क्यों? उसमें अमेरिकन की टीम को बनाने में वेस्ट इंडीज के बहुत ज्यादा हाथ है, उनकी वजह से ये माशाल्लाह आज जो है इनके खिलाड़ी आप देखें वेस्ट इंडीज मगर ग्लोबल और ऐसा ना कि पाकिस्तान भी मैं बता दूं अमेरिका बिल्कुल हो सकता है। वेस्ट इंडीज ने भी साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, ठीक है ना, वार्म अप में। और दूसरी बात यह कि पिछले मैच में जो था ना वो कोरे एंडरसन था जो ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, जिसने 34 रन बनाए थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब तक पाकिस्तान अपना स्ट्राइक रेट बाबर जो है भले वो 40,000 रन बना ले 2020 में, लेकिन अगर वो स्ट्राइक रेट अपना इंप्रूव नहीं करेगा तो पाकिस्तान को वो जितवा नहीं। मुझे ऐसा लगता है शॉट है काशिफ अहमद अभी भी जो ना जो जोड़ी है वो रिजवान और बाबर की है, और तीसरे नंबर पे काशिफ साहब कह रहे हैं कि ये मेरी जोड़ी है वो बाबर और रिजवान की एक दफा फिर वर्ल्ड कप में जो है ओपन करते हुए दिखाई देंगे। काशिफ अहमद फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अरम आपका बहुत शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।